सो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये हम लोगों ने कल देखा था कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी में होता है. सो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B is another vector C whose magnitude is equal to the product of magnitude of two vectors and sine of the angle between them, smaller angle between them. So अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, लेट्स से एक वेक्टर इस डायरेक्शन में A है और दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में B है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो हमारा जो C वेक्टर होगा ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा. ठीक है. सो परपेंडिकुलर टू बोथ A and B 3 डायमेंशन में, राइट. मतलब इससे भी परपेंडिकुलर हो गया और इससे भी परपेंडिकुलर. तो A क्रॉस B वेक्टर C विल बी इक्वल टू वेक्टर A क्रॉस B which is equal to A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम. ए और बी के बीच में जो एंगल है उसका साइन थीटा लेके, और एन कैप. एन कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. तो एन कैप यहाँ सी के अलोंग ही हो. ठीक है. यूनिट वेक्टर अलोंग सी इज एन कैप. उसको यहाँ पे सी कैप से रिप्रेजेंट किया है. आप इसको एन कैप से भी रिप्रेजेंट करते हो. नॉर्मल एन कैप मतलब नॉर्मल टू बोथ वेक्टर्स ए एंड बी. ठीक है. तो ये हमारा, और ये हम लोगों ने देखा भी था कि राइट हैंड थंब रूल से हम लोग को डायरेक्शन मिलता है, और उसके अलावा हम लोगों को जो इसका डायरेक्शन ढूंढना होता है तो हम लोग इसको राइट हैंड स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हैं. क्लियर है? सो ये कह रहा है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्रॉस बी एंड इज रेड एज ए क्रॉस बी. इफ थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी, देन A cross B is AB sin theta C cap. मतलब C cap मतलब N cap. So where C cap is a unit vector in the direction of C. The direction of C or C cap is perpendicular to the plane containing A and B and points in the direction as given by right hand thumb rule. So it is given by right-handed screw rule और right-hand thumb rule. दो मेथड है इसके डायरेक्शंस को निकालने का. So अगर हम पहले के बारे में बात करें जो right-hand screw rule है, right-hand screw rule it states that if a right-handed screw placed with its axis perpendicular to the plane containing the two vectors A and B is rotated from direction A to the direction of B through smaller angle, then the sense of the advancement of the tip of the screw gives the direction of A cross B और सी. तो A क्रॉस B, ये हमारा A क्रॉस B है. तो अगर A से B के तरफ, A के तरफ हम अपना थंब ये फिंगर्स रखेंगे और B के तरफ कर्ल करेंगे, मतलब अपने पाम को, हथेली को A के तरफ रख के और B के तरफ अपनी उंगलियों को घुमाएंगे, तो जो थंब का डायरेक्शन है वो थंब का डायरेक्शन हमें C का डायरेक्शन देता है. उसी तरह अगर हम लोग स्क्रू को A से B के तरफ हम लोग घुमाएंगे तो स्क्रू जिधर भी मूव करेगा, घुमाने इधर हम लोग जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो हमें पता है कि ये ऊपर की तरफ जाता है, राइट. तो ऊपर की तरफ मूव करेगा तो सी का डायरेक्शन ए क्रॉस बी से सी का डायरेक्शन हम लोगों को पता चल जाता है. तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हैं या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हैं. दोनों से हमें ए क्रॉस बी का डायरेक्शन मिलता है. ये डायरेक्शंस निकालने का तरीका था जो हम लोग कल की क्लास में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे. राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल को ये दर्शा रहा है ये पर्टिकुलर जो पीपीटी है हमारा. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. तो हम लोगों ने देखा कि भाई वेक्टर प्रोडक्ट जो दो वेक्टर का है ये क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है. इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose two sides are represented by two vectors is equal to twice the area of triangle whose two sides are represented by the two vectors. So ये बेसिकली अगर हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर B है, इनके बीच में एंगल थीटा है. सो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए बी साइन थीटा होता है. तो अगर आप इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लो तो बेसिकली ए बी साइन थीटा क्या हुआ, इस पैरेललोग्राम का एरिया हो गया, क्योंकि ये जो हाइट है ये हाइट इस एल्टीट्यूड पैरेललोग्राम का बी साइन थीटा होगा.
बी साइन थीटा को बेस से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाता है. सो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालते हैं, सो दिस इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा विच इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. अगर यहाँ पे हम लोग पी क्यू आर एस से इस पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वेक्टर ए हो गया. So we will have area of parallelogram PQRS. ये पूरे पैरेललोग्राम का एरिया देगा. उसके अलावा इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose two sides are represented by the two vectors. तो अगर इसी में अगर हम लोग बोले कि ट्रायंगल के टर्म्स में अगर हम लोग बात करें, तो मान लो इसको ज्वाइन कर देते हैं. बाद में हमें पता है कि पैरेललोग्राम का एरिया जो है ट्राइंगल के एरिया से ट्वाइस होता है, क्योंकि एक डायगोनल पैरेललोग्राम को टू इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है. तो अगर हम लोग को ये ट्राइंगल लेट्स से ओ पी क्यू अगर हम एक ट्राइंगल बनाए यहाँ पे, तो ये जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, सो बेसिकली जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा, ये मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ पैरेलल, बेसिकली ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू कर देंगे. तो इससे भी हम लोग को ए क्रॉस बी का एरिया ए क्रॉस बी का वैल्यू मैग्नीट्यूड पता चल जाता है. तो या तो हम लोग कहेंगे कि जो पैरेललोग्राम ए और बी एडजेसेंट साइड बना के जो पैरेललोग्राम बनेगा उसके एरिया के बराबर ये होगा, या फिर ए और बी को मिला के एडजेसेंट साइड्स को मिला के जो ट्राइंगल बनाते हैं उसके एरिया के डबल होगा एरिया, जो कि वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं. अब so this is the geometrical interpretation of vector product of two vectors. Now some special cases of cross product. तो पहला है कि when, अब हम लोग अलग अलग केसेस बात करेंगे. तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया कि भाई एक दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर और ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल के बराबर. स्पेशल केसेस कहता है कि व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल. तो जब वेक्टर्स पैरेलल हैं और एंटी पैरेलल हैं, दोनों केस में, मतलब जब थीटा 0 डिग्री है और 180 डिग्री है, ठीक है. तो हमें पता है कि साइन 0 डिग्री भी 0 होता है, साइन 180 डिग्री भी 0 होता है. तो साइन थीटा 0 होगा दोनों के केस में. तो ए क्रॉस बी क्या हो गया, ए बी साइन थीटा 0 हो गया, तो 0 हो गया, 0 वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा. सो फॉर यूनिट वेक्टर्स, तो हमें पता है कि वेक्टर्स जो पैरेलल हैं, पैरेलल वेक्टर्स का मतलब कि जो सेम डायरेक्शन में, अब सेम डायरेक्शन में क्या है, वेक्टर आई और आई सेम डायरेक्शन में है, तो आई क्रॉस आई करोगे, तो बिकॉज दोनों वेक्टर आई जो सेम डायरेक्शन में होता है, तो आई क्रॉस आई को हम लोग लिख सकते हैं आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री, ठीक है, और एन कैप. अब साइन 0 डिग्री मेरा क्या है, साइन 0 डिग्री तो 0 होता है, तो ये 0 वेक्टर हो गया बेसिकली. तो आई क्रॉस आई भी 0 वेक्टर हो गया, नल वेक्टर जिसको कहते हैं. उसी तरह जे क्रॉस जे भी हमारा नल वेक्टर है, और उसी तरह के क्रॉस के करेंगे वो भी हमें नल वेक्टर देगा. So it means cross product of two parallel or anti-parallel vectors is always 0. Cross product of two parallel or anti-parallel vectors is always 0. Clear है बच्चों? आगे सबको समझिए. Yes sir. Now when vectors are perpendicular, है ना, जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है. सो अगर थीटा 90 डिग्री है तो हमें पता है साइन 90 डिग्री 1 होता है. तो जब हम ये निकालते हैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो ए बी इंटू, मतलब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्री, तो ए क्रॉस बी हो जाएगा हमारा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन 90 डिग्री, और कुछ एक यूनिट वेक्टर है साइन 91 है, तो ये हो जाएगा ए बी
एन कैप ले लो, सी कैप ले लो, एक ही चीज. So that is cross product of two mutually perpendicular vector is a vector whose magnitude is equal to the product of the magnitude of two vectors and whose direction is perpendicular to the plane containing two vectors. तो ये जो n cap है, this is in a direction perpendicular to the plane containing the two vectors. तो a और b अगर xy plane में है तो n cap जो है z plane में होगा, जैसा हम लोग अभी देख रहे थे. पीछे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, तो इन दोनों प्लेन से परपेंडिकुलर n कैप होगा. तो n कैप का डायरेक्शन इससे भी परपेंडिकुलर और इससे भी परपेंडिकुलर, दोनों से परपेंडिकुलर, 3 डायमेंशन में हम लोग बात करेंगे. ये n कैप का डायरेक्शन, ठीक है. और ये जो वेक्टर है हमारा वेक्टर a क्रॉस b होगा. सो देयरफॉर द यूनिट वेक्टर, जब हम लोग इसको बात करते हैं कि भाई दो परपेंडिकुलर वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड तो प्रोडक्ट हो जाता है और उसका डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर हो जाता है. तो अगर हम लोग 3 डायमेंशंस में बात करें, तो अगर हम लोग 3 डायमेंशन में बात करेंगे तो लेट्स से ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये z एक्सिस है. तो x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो i कैप हो गया, y एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो j कैप हो गया, और z एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो k कैप हो गया. तो जब हम i क्रॉस j करेंगे तो ये 90 डिग्री है, i और j के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है. तो i क्रॉस j का मतलब i क्रॉस j का मतलब i का मैग्नीट्यूड, j का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री, और उसका जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ i एंड j. i और j दोनों के परपेंडिकुलर क्या है, k है. तो i का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, j का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, साइन 90 डिग्री 1 हो गया, और k कैप. तो इसको हम लोग k कैप से रिप्रेजेंट करते हैं. इसको याद करने का क्या तरीका है कि भाई, और अच्छा इसको ना हम लोग राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हैं. आई का मतलब जो ये जो डायरेक्शन है बाहर की तरफ निकल रहा है, उसको जे के तरफ अगर हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो के के तरफ, जेड एक्सिस के तरफ हमारा थंब पॉइंट कर रहा होगा. तो ये हमें बेसिकली डायरेक्शन इस तरीके से पता चलता है. और याद रखने का तरीका ये है कि हम लोग एक साइक्लिक ऑर्डर में आई जे के को लिख देते हैं. मतलब आई को यहाँ लिख लो, जे को यहाँ लिख लो और के को यहाँ लिख लो. अब आई से जब जे के तरफ आएंगे, आई क्रॉस जे, ये हमें डायरेक्शन देगा के का. जे क्रॉस के करेंगे तो हमें आएगा वैल्यू आई, और के क्रॉस आई करेंगे तो जे आएगा. तो यही चीज यहाँ पे लिखा है, साइक्लिक ऑर्डर में है, आई जे के साइक्लिक ऑर्डर में चलता है. इस तरह से एक सर्कल बना के हम लोग चेक करेंगे कि भाई आई से जे, आई क्रॉस जे करेंगे तो हमें के मिलेगा नेक्स्ट वाला. उसी तरह जे क्रॉस के करेंगे तो हम लोग को आई मिलेगा नेक्स्ट वाला, और के क्रॉस आई करेंगे तो हमें वापस जे मिलेगा. ये साइक्लिक ऑर्डर में कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ गया है ना? समझ में आया बच्चों? तो आई क्रॉस जे के हो गया, जे क्रॉस के आई हो गया, और के क्रॉस आई. ये एक तरीका है बेसिकली याद रखने की चीजों को. क्लियर है बच्चों? यस सर. अब इसमें और क्या है कि अगर इसी में उल्टा चलते, मतलब साइक्लिक ऑर्डर से उल्टा अगर लिखेंगे, मतलब आई क्रॉस जे के जगह हम लोग उल्टा चलना शुरू करेंगे, आई से के तरफ आएंगे. तो अगर हम लोग उल्टा चलेंगे आई क्रॉस के, तो जैसे ही ऑर्डर को उल्टेंगे यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस जे, है ना. आई क्रॉस के तुम देखो एक्स एक्सिस में बाहर आ रहा, आई क्रॉस के कर रहे हैं लेफ्ट साइड में हमारा, मतलब एक्स एक्सिस से जेड एक्सिस के तरफ तुम फिंगर्स को ऐसे कर्ल करो तो जो हमारा थंब है वो लेफ्ट साइड के डायरेक्शन में है. लेफ्ट साइड के डायरेक्शन में है मतलब वो माइनस ऑफ जे को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो माइनस जे हो गया. उसी तरह के क्रॉस जे, ये भी उल्टा जा रहे हैं, के क्रॉस जे आएंगे तो के क्रॉस जे इज माइनस ऑफ आई आ जाएगा. और तीसरा अगर हम लोग जे क्रॉस आई करेंगे तो ये हमें माइनस ऑफ के मिल जाएगा. ये क्लियर है सभी को?
Yes. अब एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट का रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ मिलेगा? टॉर्क में मिलता है। टॉर्क बेसिकली रोटेशनल इफेक्ट फोर्स का होता है, जिसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी हम लोग कहते हैं। तो आगे हम लोग रोटेशन वाला जो चैप्टर करेंगे उसमें पूरे टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। सो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इट्स पोजिशन वेक्टर एंड फोर्स। तो टॉर्क क्या है? पोजिशन वेक्टर और फोर्स के बीच में एक क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकाल के बताता है। तो टॉर्क इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू, सो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, राइट? तो आर मतलब बेसिकली कि अगर हम लोग कोई लेट्स से ये हिंज्ड है, एक रॉड है, इसको हिंज किए हुए मतलब इस पॉइंट के अबाउट फिक्स किए हुए, यहाँ पे हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं एफ, और इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हिंज से, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ये रोटेट करेगा इधर, फोर्स लगाएंगे तो इसकी वजह से इसमें क्या होगा? रोटेशनल इफेक्ट आएगा। और ये मान लो आर डिस्टेंस है, तो आर डिस्टेंस जो हिंज से एक्सिस से लेके फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हमारा जो टॉर्क होगा, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Now, so this is torque. Angular momentum आते हैं। Angular momentum of a particle is equal to the vector product or cross product of its position vector r and its linear momentum p. So ये जो angular momentum L है, this is equal to r cross p. So r is basically the position vector into जो position है into linear momentum will give you angular momentum. क्लियर है सभी बच्चों को? अब क्रॉस प्रोडक्ट को अगर हम लोग जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके देख रहे थे, यहाँ पे भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। थोड़ा सा पेशेंट रहना है क्योंकि ये थोड़ा लंबा कैलकुलेशन आता है। यहाँ पे हमारे पास पहला वेक्टर ए दे रखा है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये हमारा वेक्टर ए हो गया। दूसरा वेक्टर बी है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ये दूसरा वेक्टर है। अगर हम लोग ए क्रॉस बी करते हैं, ए क्रॉस बी का मतलब क्या हो गया? वेक्टर ए को वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो ए को खोल के हम लोग पूरा लिख लेते हैं, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, और बी को उसी तरह से हम ओपन करके बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये हमारा एक वेक्टर हो गया, ये हमारा दूसरा वेक्टर हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले टर्म को सबसे, ए एक्स आई को क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के से, ए वाई जे को हम खोलेंगे बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के से, और ए जेड के को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फिर से बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के से। क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, ए एक्स इंटू बी एक्स लिख के हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई क्रॉस आई, ए एक्स इंटू बी वाई आई क्रॉस जे, और ए एक्स इंटू बी जेड आई क्रॉस के। सुविधा के लिए हम लोग क्या करेंगे? आई जे के को यहाँ पे हम लोग जैसे साइक्लिक ऑर्डर में लिख लेते हैं पहले, जिससे हम लोगों को ध्यान रहे कि हम लोगों को कैलकुलेट करके क्या लिखना है। अब यहाँ पे ए वाई बी एक्स, उसी तरह ए वाई को बी एक्स से करेंगे तो देखो जे क्रॉस आई है, फिर जे क्रॉस जे है ना, ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे हो गया, और ए वाई बी जेड जे क्रॉस के हो गया। उसी तरह ए जेड को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई हो गया, के क्रॉस जे और के क्रॉस के हो गया। अब एक एक करके कैलकुलेट करो। देखो आई क्रॉस आई हमने बोला था कि ये 0 होता है, जे क्रॉस जे भी हमारा 0 हो जाता है, और के क्रॉस के भी 0 हो जाता है, ये तीन तो हट ही जाएंगे। अब आई क्रॉस जे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है आई क्रॉस जे, यहाँ पे देखो साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं तो आई क्रॉस जे क्या होता है? के होता है। उसके बाद आई क्रॉस के करोगे, उल्टा जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस जे हो जाएगा।
जे क्रॉस आई करेंगे उल्टा जा रहे हैं, माइनस के हो जाएगा आई। उसके बाद जे क्रॉस के करेंगे, ये स्ट्रेट है तो आई ही रहेगा साइक्लिक ऑर्डर में। के क्रॉस आई करेंगे साइक्लिक ऑर्डर में, ये जे ही रहेगा। और उसके बाद के क्रॉस जे करेंगे, ऑपोजिट ऑफ साइक्लिक ऑर्डर हो गया, माइनस आई हो गया। अब आई वाले टर्म को साथ में कर लो, ये देखो ये प्लस आई है और ये माइनस आई है, तो पहले तो सबको हमने ओपन कर लिया है ना। ए वाई ये ए एक्स बी एक्स जीरो, ये तो जीरो ही हो गया, ठीक है। ये इसको तो हटा ही देंगे, इसको भी हटा देंगे जीरो वाले को, इसको भी हटा देंगे। यहाँ पे देखो हमने ए एक्स बी वाई के लिख रखा है, ए एक्स बी जेड माइनस जे लिख रखा है, ए वाई बी एक्स माइनस के लिख रखा है, ए वाई बी जेड आई लिख रखा है, और ए जेड बी एक्स जे लिख रखा है, ए जेड बी वाई माइनस आई लिख रखा है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आई वाले को साथ में कर दो, इन दोनों को साथ में कर दोगे तो दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए वाई बी जेड। ये दूसरे पेज में है बट मैं चाहता हूं कि यहीं पे कंटिन्यूएशन में लिख लूं, तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस आई था यहाँ माइनस आई था, तो इसीलिए ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप प्लस ऑफ जे वाले को साथ में लो, जे वाले को साथ में लेते हैं तो ये ए जेड बी एक्स में ए एक्स बी जेड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये जे कैप हो गया, प्लस ऑफ के वाले को साथ में लेंगे, ए एक्स बी वाई से ए वाई बी एक्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, और ये के कॉम्पोनेंट होगा, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा आई जे के कॉम्पोनेंट मिला के ये जो प्रोडक्ट आता है ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ए क्रॉस बी का वैल्यू होता है। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब इसको, ये तो देखो काफी लंबा है, इसको याद कैसे करेंगे भाई? डॉट प्रोडक्ट में तो बड़ा इजी था, आई को आई से मल्टीप्लाई कर दिया, जे को जे से कर दिया और के को के से कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो लंबा हो रहा है तो हम लोग को इसको याद करने के लिए एक दूसरा है ना उपाय ढूंढना पड़ेगा। उपाय ये है कि डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो आप लोग को डिटर्मिनेंट तो आता नहीं है, तो आप ये सोचो कि एक तरीका होता है लिखने का जिससे कि कैलकुलेशंस इजी हो जाते हैं, आप याद कर लेना कि कैसे करना है। ये हम लोगों ने लिख लिया, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। तो ये फाइनल रिजल्ट है जो अभी हम लोग लिखे थे वहां पे, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, और ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में जब हम लिखते हैं, डिटर्मिनेंट एक मैथमेटिक्स का चैप्टर है 12th क्लास में, तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, ए क्रॉस बी को लिखेंगे तो ये डिटर्मिनेंट का साइन है बेसिकली दोनों तरफ, और पहला वाला रो में आई जे के होगा, फिर ए एक्स ए वाई ए जेड हो जाएगा और बी एक्स बी वाई बी जेड हो जाएगा जब हमें दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करना है। इसको ओपन कैसे करते हैं, ओपन करने का तरीका अभी नेक्स्ट वाले स्लाइड पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे ओपन करें। तो ये भी तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट को लिखने का, ये भी एक तरीका है। अब कैसे इसको हम लोग इंटरप्रेट करेंगे वो हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। देखो ये जो है, ये जो हमारा ए क्रॉस बी है, इसको हम लोगों ने लिख लिया, इस तरह से लिखते हैं, ए वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अगर हमारे पास जो वेक्टर ए है, लेट्स से हमारे पास वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रखा है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और दूसरा वेक्टर बी है हमारे पास, ये बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो ये दो वेक्टर्स हमारे पास ए क्रॉस बी लिख रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में यहाँ ऊपर आई लिख लेंगे, यहाँ जे लिख लेंगे और यहाँ के लिख लेंगे, और यहाँ पे आ गया ए एक्स ए वाई ए जेड, और यहाँ आ गया बी एक्स बी वाई बी जेड। अब इसको लिखने का क्या तरीका होता है कि यहाँ पे जो साइन है ये प्लस लेते हैं, यहाँ साइन माइनस लेते हैं और यहाँ साइन प्लस लेते हैं, ये ऑल्टरनेट में चलता है, मतलब प्लस माइनस और उसके बाद फिर से प्लस।
उसके बाद हम खोलना शुरू करते हैं इसको ओपन करेंगे तो समझो एक एक करके, है ना, थोड़ा ध्यान से समझना है हम लोग को, क्योंकि मैथमेटिक्स की चीज है थोड़ा सा। देखो ये हम लोग पहले ये वाला रो को लेंगे, ये वाला कॉलम को लेंगे और इस वाले रो को लेंगे, ठीक है। अब आई के अबाउट हम लोग ओपन कर रहे हैं, इसके अबाउट ओपन कर रहे हैं, तो यहां पे आ जाएगा आई कैप, और साथ में बिकॉज ये पॉजिटिव साइन है तो प्लस आई, और अब जो बचा हुआ डिटर्मिनेंट, हमने डिटर्मिनेंट 3/3 डिटर्मिनेंट था, मतलब 3 रो और 3 कॉलम था, 9 एलिमेंट्स थे, हमने ये पूरा रो गायब कर दिया और ये पूरा कॉलम गायब कर दिया, मतलब आई जिसमें है वो वाला पूरा कॉलम और वो वाला पूरा रो, ये दोनों चीज को हमने हटा दिया। बचा क्या, ये 4 आइटम बचा, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ए वाई, ए जेड, बी वाई, बी जेड, ये लिख लिया हमने। अब हमारा सेकंड जो आइटम है वो माइनस जे है। अब इस पे आते हैं हम लोग, माइनस जे वाले पे थोड़ा दूसरे कलर से करेंगे जिससे कि आपको समझ में आए। अब माइनस जे वाले में हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा कॉलम और ये पूरा रो, इसको रिमूव कर देते हैं। इसको रिमूव करने पे अब हमारे पास क्या बच रहा है, माइनस जे को बाहर लिख लो, तो अब हमारे पास जो चीजें बच रही हैं वो बच रही हैं ए एक्स, ए जेड, बी एक्स और बी जेड। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट, अंदर डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे ए एक्स, ए जेड, बी एक्स और बी जेड, इसको लिख लिया। अब तीसरा जो है हम लोग फिर से तीसरे वाले में हम लोग के पे आते हैं। अब के वाले में क्या है, के वाले में आते हैं अब हम लोग, के का पूरा कॉलम और इसका पूरा रो जिसमें के एग्जिस्ट कर रहा है उसको पूरे को हटा देते। इसको हटाने के बाद अब हमारे पास क्या टर्म आ रहा है, एक ए एक्स आ रहा है, ए वाई आ रहा है, बी एक्स आ रहा है और बी वाई आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस ऑफ के, और अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हमारा हो गया ए एक्स, ए वाई, बी एक्स और बी वाई। ये क्लियर है कैसे इसको ओपन करते हैं डिटर्मिनेंट को सभी को? ये क्लियर है बच्चों? समझ में आया कैसे हम लोगों ने ओपन किया इसको? यस सर। अब हम लोग डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करते हैं, ऊपर से नीचे जाएंगे पॉजिटिव होगा और नीचे से ऊपर को नेगेटिव लिखेंगे। इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, फिर इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव, मतलब कि आई कैप लिखेंगे, अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, ए वाई इंटू बी जेड, सो ए वाई इंटू बी जेड माइनस ऑफ ए जेड इंटू बी वाई, ऊपर से नीचे प्लस, नीचे से ऊपर माइनस। देखो मेरा पहला टर्म यही था, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई, माइनस ऑफ जे करके ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस ऑफ के ए एक्स बी वाई, ऊपर से नीचे जाएंगे पॉजिटिव, नीचे से ऊपर नेगेटिव ए वाई बी एक्स। माइनस साइन को अंदर लेके चले जाओगे तो यही ए जेड बी एक्स और माइनस ए एक्स बी जेड हो जाएगा। इसको हम लोग फाइनली लिख सकते हैं आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई प्लस जे, नेगेटिव साइन को अंदर लेके चले जाओ, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड प्लस के ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। सबको आ गया समझ? यस सर। यस सर। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट को ओपन करने का तरीका है।
दो तीन जगह और यूज होगा ये डिटर्मिनेंट का चीज, इसलिए थोड़ा डिटेल में बता दिए तुम लोगों को। और कोई भी चीज है उसको सीखना चाहिए, है ना, जिससे कि आगे कभी ना कभी लाइफ में जरूर यूज होता है। तो ये डिटर्मिनेंट ओपन करने का तरीका है। तो या तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो और वो साइक्लिक ऑर्डर में आई जे के को रख के वैसे समझ लो, अगर तुमको वही आसान लगता है। नहीं तो अगर ये आसान लगता है तो ऐसे कर लो, जो भी तरीका तुम्हें आसान लगे उसको अपनाया जा सकता है। लिख लिया बच्चों? सो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग को दे रखा है मैग्नेटिक फोर्स है, राइट। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज moving with velocity v in magnetic field b is given by f is equal to v cross b। यूनिट चार्ज है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम का चार्ज। f बेसिकली तुम बाद में जब सीनियर क्लास में जाओगे तो 12th क्लास में ये है, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज q इंटू वी क्रॉस b होता है। तो यहाँ चार्ज से मल्टीप्लाई भी करते हैं इसको। चार्ज जब हम ले रहे हैं 1 कूलम, तो यही चीज क्या हो जाएगा, फोर्स F इज इक्वल टू स्पीड v क्रॉस b हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू v क्रॉस b। ये है, ठीक है। सो ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर हो गया और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर हो गया। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ F, राइट। तो v क्रॉस b हो गया। तो अब हम लोग दोनों वेक्टर को पहले लिख लें। वेक्टर v हमारा दे रखा है 3i प्लस 5j प्लस 2k, और दूसरा वेक्टर b दे रखा है हमें 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। ये हमारा v और b दे रखा है वैल्यू, ठीक है। देन फाइंड f। सो अब हमें पता है जो फोर्स वेक्टर f है इसको हम लोग v क्रॉस b लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ओपन कर लेते हैं, मतलब ये वैल्यू पुट कर लेते हैं 3i प्लस 5j प्लस 2k, ठीक है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्रॉस ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब जब हम लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट करके लिखेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास है 3 इंटू 2। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, जो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते थे वैसे कर लेते हैं, 3 इंटू 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, i क्रॉस i। अब उसके बाद 3 इंटू 3 i क्रॉस j। ये तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन वाला तरीका बता रहे हैं, जिससे कि अगर तुम डिटर्मिनेंट से नहीं करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, i क्रॉस k, ठीक है। ये i वाला हो गया, प्लस ऑफ j वाले को खोलते हैं 5j, मतलब 5 इंटू 2 j क्रॉस i प्लस 5 इंटू 3 j क्रॉस j प्लस 5 इंटू 4 j क्रॉस k। उसके बाद k वाले को ओपन करते हैं, मतलब 2 इंटू 2 k क्रॉस i, ठीक है, प्लस ऑफ 2 इंटू 3 k क्रॉस j प्लस 2 इंटू 4 k क्रॉस k। तो हमें पता है कि भाई i क्रॉस i करेंगे ये हो जाएगा 0, j क्रॉस j करेंगे ये हो जाएगा 0, k क्रॉस k करेंगे ये भी हो गया 0। अब इसको ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन करेंगे 3 तो देखो 3 इंटू 2 6 इंटू 0 0 हो गया, 3 3 9। साथ में हम लोग वो साइक्लिक ऑर्डर के लिए इसको लिख लेते हैं, जिससे कि ध्यान रहे हमें चीजों का और हम गलतियां ना करें।
अब यहाँ पे देखो 3 इंटू 3 आई क्रॉस जे के होता है, तो 9k हो गया। 3 इंटू 4 आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा, -12j हो गया। उसके बाद 5 इंटू 2 10 और j क्रॉस आई -k हो गया, तो -10k हो गया। उसके बाद 5 इंटू 4 20 और j क्रॉस के आई होता है +20i हो गया। जहां नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। अब यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो गया और k क्रॉस आई j हो गया +4j। उसके बाद हमारा 2 इंटू 3 k क्रॉस j करेंगे -i हो गया -6i हो गया। अब सबको साथ में ले लो 20। अब यहाँ पे देखो 20 - 6 हमारा 14i है, ठीक है। 20 - 6 14i हो गया, -12 + 4 -8j हो गया और 9 - 10 -k हो गया। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आ गया, फोर्स का वेक्टर हमें पता चल गया। लिख लिया सभी ने? यस सर। अब हम लोग नेक्स्ट वाला दूसरे मेथड से करते हैं अगर इसी को, तो देखो क्या वो आसान पड़ता है या नहीं। लेट्स चेक। तो हमारे पास वेक्टर v दे रखा है 3i + 5j + 2k, और दूसरा है b वेक्टर है 2i + 3j + 4k। अब हम लोग इसको जब v क्रॉस b करेंगे तो हम लोग इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे i j और k, और साथ में जो ax ay az के जगह यहाँ पे 3 5 और 2 हो जाएगा, और bx by bz के जगह 2 3 और 4 लिख लेंगे, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव साइन, यहाँ नेगेटिव साइन और यहाँ पॉजिटिव साइन। तो अब हम लोग i के अबाउट इसको ओपन कर लें तो अंदर क्या बच जाएगा। i के अबाउट ओपन करेंगे 5 इंटू 4 - 3 इंटू 2 कर लेंगे। 5 इंटू 4 - 3 इंटू 2, ठीक है। पहले 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब उसके बाद माइनस ऑफ j कैप, है ना। अब यहाँ पे j के साथ ओपन करेंगे तो ये वाला जो पूरा कॉलम है ना, ये पूरे कॉलम को हटा देंगे और इस पूरे रो को हटा देंगे। इसको हटाने के बाद बचा क्या हमारे पास 3 2, तो इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से और 2 को 2 से, मतलब 3 इंटू 4 - 2 इंटू 2, है ना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट के वाले पे। तो के अबाउट ये जो पूरा रो है इसको हटा देंगे और कॉलम को हटा देंगे। तो अब हमारे पास बच गया ये 3 इंटू 5 और 2 इंटू 3 इंटू 3 और 2 इंटू 5, तो प्लस ऑफ के 3 इंटू 3 -2 इंटू 5, ठीक है। तो इसका वैल्यू लिखोगे 20 - 6 14i हो गया, और 12 - 2 10 होता है, सॉरी 12 - 4 8, माइनस माइनस जो है 12 - 4 8 हो गया, तो -8j हो जाएगा, आगे माइनस साइन लगा हुआ है, और 9 - 10 माइनस ऑफ के। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी तुम्हें, क्योंकि नई चीज है तुम्हारे लिए, बट प्रैक्टिस करने के बाद ये तुम तुरंत कर सकते हो। वहां पे लंबा कैलकुलेशन होता है, इसीलिए ये मेथड बताया जाता है। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर।
इसको भी लिख लो जल्दी से। लिख लिया सभी ने? Yes, sir. अब हम लोग आते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो इसका सबसे जो एप्लीकेशन जो इम्पोर्टेंट हम लोग मानते हैं, पहला टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर टू टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो जब हम लोग को दो वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स निकालना है ना, एक ऐसा वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है दो वेक्टर के, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है। तो फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स ए एंड बी, लेट एन कैप निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस बी को ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी निकल के आ जाता है। तो ए क्रॉस बी हमारा ए बी साइन थीटा एन कैप है। अब हम लोग को ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को एन कैप का वैल्यू निकल के आ जाएगा, जो यूनिट वेक्टर है जो दोनों के परपेंडिकुलर। सो मतलब अगर हम लोग को दो वेक्टर दे रखा है ए और बी, इस दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हमको एक यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वो एन कैप होगा। उसके लिए हम दो वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और उसको इसके क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो ये क्या हो गया, एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी का जो ये है मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी देखो होता क्या है बेसिकली, ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा और एन कैप, और इसको तुम डिवाइड कर दे रहे हो ए बी साइन थीटा से। तो जब इससे डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एन कैप ही मिलेगा। तो ये बेसिकली ये तरीका है हम लोगों को एन कैप जो तुमको क्वेश्चन आएगा फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो वहां पे हम लोग ये करेंगे, मतलब ए क्रॉस बी करके और उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें एक वेक्टर मिल जाएगा जो कि दोनों से परपेंडिकुलर। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. इसका हम लोग क्वेश्चन एग्जाम्पल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या करना। दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है, टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाउंड बाय द टू वेक्टर्स। हम लोग को पता है कि ये जो h, मान लो h को अगर हम लोग को निकालना है ना, ये h क्या है, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री बना रहा है। मान लो ये p q r एक ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल की बात करें, सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर हम लोगों के पास जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा, इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया पी आर। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब पी आर डिवाइडेड बाय पी क्यू। सो इससे आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, सो पी क्यू साइन थीटा कर देंगे, पी क्यू साइन थीटा इज पी आर। पी आर क्या है, हाइट एच है, एल्टीट्यूड है इसका। पी क्यू मतलब बी है, बी साइन थीटा, तो हाइट कितना हो गया, बी साइन थीटा के बराबर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सॉरी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट होता है, बेस है हमारा ए और हाइट है बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो विच इज सेम एज ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो ये हम लोगों को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल। क्लियर है बच्चों? Yes, sir.
सो ये दूसरा एप्लीकेशन हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का। क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन ये है कि अगर हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी निकालेंगे दो वेक्टर का और उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, तो उससे हम लोगों को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता चलेगा। क्लियर बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? तीसरा एप्लीकेशन है, अगर हम लोग को एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है ना, फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर्स, तो हम लोगों ने देखा था कि हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ ऑफ द ये क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी करोगे तो ए बी साइन थीटा होता है, उसका हाफ कर दोगे, मतलब पैरेललोग्राम का हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दैट इज हाफ ए क्रॉस बी। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको करते हैं। राइट, तो हमारे पास एक इसके पहले एक और क्वेश्चन करते हैं सो लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि इफ a इज इक्वल टू, एक हमारे पास वेक्टर a इज इक्वल टू 3i प्लस j प्लस 2k, ये हमारे पास एक वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर है b विच इज इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस ऑफ 4k। हम लोगों को निकालना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। तो पहले a क्रॉस b निकाल लेते हैं। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड पहले निकालना है, तो a क्रॉस b अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे पहले i लिख लेते हैं, j के वैल्यू हो गया 3, 1 और 2, i j k का जो कफिशियंट है 2 माइनस 2 और 4 हो गया। दिस इज इक्वल टू i कैप लिखेंगे, तो यहाँ 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2 कर देंगे, 1 इंटू 4 माइनस और माइनस 2 इंटू 2, ये i हो गया, i का कफिशियंट हो जाएगा, माइनस ऑफ j, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, तो माइनस ऑफ j 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2 प्लस ऑफ k 3 इंटू माइनस 2 माइनस 2 इंटू 1। सो इसको निकालेंगे तो i इंटू 4 और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4 माइनस j इंटू 12 माइनस 4 प्लस k माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8, 8i माइनस 8j माइनस 8k। ये हमारा a क्रॉस b वेक्टर हो गया। दूसरे पार्ट में निकालना है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। तो ये a पार्ट था हमारा क्वेश्चन का। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अब यहाँ पे निकाल लोगे, तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट अंडर
8 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर. सो दिस इज 8√3 हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड. अब बी पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पे बी पार्ट में पूछ रखा है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. So unit vector perpendicular to both A and B. दोनों वेक्टर के अगर हम लोग को परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए मैंने क्या बोला था कि n कैप इज इक्वल टू A क्रॉस B वेक्टर कर दो और उसके बाद A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दो. A क्रॉस B हमारा क्या है, 8i माइनस 8j माइनस 8k, ये पूरा वेक्टर है. और उसके इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 8√3 है. तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, 8i. आप 8 को कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, i माइनस जे माइनस के डिवाइडेड बाय 8√3. अब ये 8 और ये 8 कैंसिल हो गया. अब हमारे पास क्या बचा, i माइनस जे माइनस के डिवाइडेड बाय √3. तो ये हमारा यूनिट वेक्टर मिल गया जो कि ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर है. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो यही क्वेश्चन था हमारा. ए और बी वेक्टर दे रखा था, हम लोगों को पहले तो ए और बी का, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना था और उसके बाद यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी निकालना था, एन कैप निकालना. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. The vectors from origin O to the points A and B are 3i minus 6j plus 2k and B is equal to 2i minus j plus 2k respectively. Find the area of the triangle OAB. The parallelogram formed by OA and OB as adjacent sides. तो देखो, the vectors from the origin O to point A and B are OA vector दे रखा है. ओ ए वेक्टर को वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ बी वेक्टर को वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर रहा है. सो यहाँ गिवन क्या है, वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए 3i माइनस 6j प्लस 2k. दूसरा वेक्टर है हमारा ओ बी विच इज इक्वल टू वेक्टर बी 2i माइनस j प्लस. जब हमें ये पता चल गया, हमें पता है कि ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया निकालने के लिए हाफ ए क्रॉस बी करते हैं हम लोग. ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ वेक्टर ए क्रॉस बी कर देंगे. हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेसिकली, तो हाफ ए क्रॉस बी कर देंगे. तो ए क्रॉस बी हम लोग पहले निकाल लेते हैं. ए क्रॉस बी करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड से निकालेंगे. आई जे के पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव. अब यहाँ पे जो वैल्यूज डालेंगे, पहले ए वेक्टर का 3 माइनस 6 और 2, और दूसरा जो यहाँ पुट करेंगे 2 माइनस 1 और so this is equal to
आई कैप लिखेंगे और -6 इंटू 2, -6 इंटू 2 माइनस ऑफ -1 इंटू 2 माइनस जे कैप, जे कैप है तो 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस ऑफ के कैप, है ना। ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा, पहले इसको इसको किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने 3 2 और 2 और 2 को किया, और बाद में फिर हम लोग 3 -1 और 2 -6 को करेंगे। के 3 इंटू -1 माइनस ऑफ 2 इंटू -6। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सब लोग सीख गए हैं ना इस मेथड से। -12 माइनस माइनस प्लस कर दिया 2, उसके बाद -j 6 -4 प्लस ऑफ के -3 और माइनस माइनस प्लस हो गया +12। इससे हमें i -12 + 2 -10 हो गया, -j 6 -4 2 हो गया, प्लस ऑफ k 12 - 3 9 हो गया। तो इससे हमारा आ गया -10i -2j + 9k। वेक्टर A क्रॉस B हो गया। क्लियर बच्चों? A क्रॉस B जब निकल गया, अब हम लोग को देखो क्या करना है कि ठीक है, ए क्रॉस बी निकालने के बाद हम लोग को ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया अगर निकालना है तो हमें पता है, पहले ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है एरिया, तो ए क्रॉस बी का अगर हम मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकालें इज इक्वल टू √अंडर -10 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। सो 100 + 4 + 81 -8 + 81, तो 185 हो गया बेसिकली। दिस इज √अंडर 185। ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा। तो 185 का अगर प्राइम फैक्टर करके देखोगे यहाँ पे 5 से करोगे 37, 5 इंटू 37 तो दोनों प्राइम नंबर है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे √185। तो अगर हम लोग को एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी निकालना है, सो दिस इज हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, सो दिस इज √185 डिवाइडेड बाई 2, ये एरिया निकल जाएगा। इसी फॉर्म में छोड़ देंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय OA and OB as adjacent sides, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू सीधा √185। क्लियर है बच्चों? Yes, sir.
लिख लिया सबने? Yes, sir. तीसरा एप्लीकेशन जो वेक्टर प्रोडक्ट का होता है, देखो हम लोग को एरिया ऑफ डायगोनल्स बेसिकली निकालना, मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन डायगोनल्स आर गिवन। ठीक है, तो जैसे हम लोग को डायगोनल वेक्टर d1 और d2 दे रखा है, तो ये हमारा d1 वेक्टर हो गया और ये d2 वेक्टर हो गया। ये d1 वेक्टर है और ये वाला वेक्टर जो है ये d2 वेक्टर हो गया। तो हमें अगर डायगोनल वेक्टर दिया हुआ है तो भी हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं, हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2 करके। ठीक है, तुम लोग को याद होगा रोम्बस का एरिया हम लोग निकालते हैं हाफ d1 d2 हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है दैट इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स d1 एंड d2। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमको रिजल्ट्स याद होना चाहिए। तो अगर हमें डायगोनल्स दे रखे हैं d1 d2 वेक्टर्स, तो उससे भी हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। ठीक है, इसका अगर हम लोग एप्लीकेशन देखें, हम लोगों को कह रहा है कि जो डायगोनल d1 वेक्टर है, d1 वेक्टर हो गया हमारा 7i प्लस 3j प्लस ऑफ k, और दूसरा जो हमारा डायगोनल वेक्टर है d2, ये है मेरा -3i प्लस ऑफ j प्लस ऑफ 5k। और हम लोग जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज हाफ ऑफ प्रोडक्ट d1 क्रॉस d2। सो जो फॉर्मूला था हमारा हाफ d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और उसको हाफ से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग d1 क्रॉस d2 निकालते हैं। तो d1 क्रॉस d2 निकालने के लिए डिटर्मिनेंट वाला मेथड यूज करेंगे, ij के। डिटर्मिनेंट है 7, 3 और 1, और -3, 1 और 5। ठीक है, इस चीज को डिटर्मिनेंट कहते हैं। अब ये पॉजिटिव साइन हो गया, यहाँ नेगेटिव साइन हो गया, और यहाँ पॉजिटिव साइन हम लोग लेंगे। इसको ओपन कर देंगे, तो i से ओपन करेंगे, ये 3 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 1, 3 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 1 प्लस j कैप, सॉरी प्लस नहीं माइनस j कैप, और अंदर जो आएगा 7 इंटू 5 माइनस 3 इंटू, सो 7 इंटू 5 माइनस ऑफ -3 इंटू 1। उसके बाद प्लस ऑफ k कैप 7 इंटू 1 माइनस ऑफ -3 इंटू 3। सो इसमें वैल्यूज डालेंगे, d1 क्रॉस d2, सो 15 माइनस 1, ये हो गया 15 माइनस 1 14i, 35 प्लस 3 माइनस 38j, और 7 और प्लस 9 16k। सो d1 क्रॉस d2 हमारा 14i माइनस 38j प्लस 16k हो गया। अब हम लोग इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, तो पहले d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट अंडर 14 स्क्वायर माइनस 38 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर करोगे, सो दिस इज इक्वल टू 14 स्क्वायर तो 196 होता है,
और 38 स्क्वायर अगर हम निकालेंगे 1444 और 16 स्क्वायर 256 होता है। इन सबको जोड़ देंगे तो 1896 हो गया। इसका स्क्वायर रूट निकाला 43.54 आ रहा है। सो दिस इज 43.54। अब हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालते हैं हाफ इंटू d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड, मतलब हाफ इंटू 43.54 कर देंगे 21.77। ठीक है, सो दिस इज द एरिया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. अब दो वेक्टर अगर कोलिनियर होना है, हमें प्रूफ करना है कि दो वेक्टर कोलिनियर है, तो कोलिनियरिटी के लिए एक ही लाइन में लाई करना है, मतलब a क्रॉस b 0 होगा। दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो उन दोनों वेक्टर से मिलके जो हमें पैरेललोग्राम बनेगा वो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? 0 होगा। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अगर 0 हो गया मतलब दो वेक्टर्स कोलिनियर। उसी तरह तीन पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उन तीन पॉइंट को मिला के जो अगर हम लोग PQ और PR दो वेक्टर बनाएंगे वो भी कोलिनियर, वो भी उनका भी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो और एप्लीकेशंस हैं जो यूजफुल है काफी। ठीक है, सिंपली अगर दो वेक्टर है दोनों एक ही के अलॉन्ग, ए और बी कोलिनियर वेक्टर मतलब एक ही लाइन पे है, तो इससे मिला के जो पैरेललोग्राम बनेगा वो क्या हो गया? उसका एरिया 0 हो गया। 0 हो गया इसीलिए a क्रॉस b 0 हो गया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब ये एक एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल काफी यूजफुल है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है इफ a डॉट b इज इक्वल टू a क्रॉस b यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बोल रहा है, ध्यान रखना है। तो गिवन क्या है हमें? a डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। a डॉट b वेक्टर को हम लोग क्या लिखते हैं? a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड को लिखेंगे a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ए बी दोनों तरफ कट गया, कॉस थीटा को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू 1। 1 कितना होता है? टेन 45 डिग्री के बराबर होता है, तो थीटा क्या हो गया? 45 डिग्री हो गया इन दोनों के बीच। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. ये तो हम लोग कर चुके हैं। ये सब आप लोग कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। एक ये पहले हम लोग कर लेते हैं एप्लीकेशन। ठीक, यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब दो तीन वेक्टर का अगर प्रोडक्ट निकालना है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a डॉट b क्रॉस c होता है। मतलब
कि B क्रॉस C पहले निकाल लेंगे और उसके बाद A से डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ये जो A डॉट B क्रॉस C है, ये बेसिकली होता क्या है, ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम लोग कहते हैं पैरेललोपाइड। सो पैरेललोपाइड है बेसिकली। ये पैरेललोपाइड जो स्ट्रक्चर है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, उसका जो है हम लोग को वॉल्यूम देता है। तो वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड इज गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड इज गिवन बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A डॉट B क्रॉस C निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली AX AY AZ BX BY BZ और CX CY CZ इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू पता चलता है। ठीक है बच्चों, जैसे एक एग्जांपल अगर हम लोग करें तो इसी पे बेस्ड है भाई। A डॉट B क्रॉस C स्केलर प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, गिव्स वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइड रिप्रेजेंटेड बाय एजेस A B एंड C। तो यहाँ पे तुम देखोगे ये वाला जो एज था, 3 एज, मतलब एक पैरेललोपाइड जिसका एक एज A है, दूसरा एज B है और तीसरा एज C है। तो ये 3 एजेस को रिप्रेजेंट करता है, 3 वेक्टर A B C। तो वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइड इज गिवन बाय A डॉट B क्रॉस C। उसी तरह आप कह रहा है कि if A डॉट B क्रॉस C is 0 implies that volume of parallelepiped is 0। अगर A डॉट B क्रॉस C 0 है मतलब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड 0 है। 0 वॉल्यूम पैरेललोपाइड implies A B and C are coplanar। एक ही प्लेन में होगा तो A B C से जो पैरेललोपाइड बनेगा, तीनों एक ही प्लेन में है, तो 3 डायमेंशन तो बनेगा ही नहीं। 3 डायमेंशन नहीं बनेगा मतलब उसका वॉल्यूम 0 हो गया। सो इन अदर वर्ड्स A B एंड C को अगर कोप्लेनर प्रूव करना है तो हम लोग A डॉट B क्रॉस C को 0 प्रूव कर देंगे, उससे A B C हमारा कोप्लेनर प्रूव हो जाएगा। तीसरा है कि स्केलर ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी इंटरचेंज। मतलब A डॉट B क्रॉस C को B डॉट C क्रॉस A भी लिख सकते हैं और उसको C डॉट A क्रॉस B भी लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट देयर साइक्लिक ऑर्डर इज मेंटेन। मतलब A B C है तो यहाँ B C A होगा और फिर C A B होगा, ऑर्डर सेम रहेगा, है ना। मान लो हम A B और C चल रहे हैं तो A से B से C जाएंगे, B से C A आएंगे और उसके बाद C से A और फिर B, तो ऑर्डर सेम रहेगा यहाँ A B C का। 4 पॉइंट A B and C आर कोप्लानर। वही अगर 4 पॉइंट है तो एक वेक्टर ए बी बना लेंगे, दूसरा बी सी बना लेंगे, तीसरा सी डी बना लेंगे और चौथा ए डी बना लेंगे। तो तुम 3 वेक्टर को ए बी बी सी और सी डी का अगर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो गया तो मतलब ये कोप्लानर है ये वेक्टर्स। क्लियर है बच्चों? सर Yes, sir. हाँ बेटा कुछ, हाँ पूछो। सर एक बार लास्ट 3 स्लाइड्स दिखा दीजिए ना। लास्ट स्लाइड, हाँ लास्ट 3 स्लाइड सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा क्लास। लास्ट 3 स्लाइड था। एक तो ये वाला क्वेश्चन हमने किया एक, है ना, ये वाले क्वेश्चन में थे जिसमें एंगल निकालना था। यस सर, ये देख लिए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये सब स्लाइड स्किप कर दिया क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस थे, तो मैं चाह रहा था कि आज की क्लास में हम लोग खत्म कर ले। तो वो क्वेश्चंस हम तुमको भेज देंगे, तुम अलग से कर सकते हो। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में इनफैक्ट इसका ये ले भी लेता हूँ स्नैपशॉट ना, जिससे तुम लोग इसको अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, और उसके बाद ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा हमने कि 3 वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। उसका फॉर्मूला होता है A डॉट B क्रॉस C। तो यहाँ पे ये एक पैरेललोपाइड है, मतलब पैरेललोग्राम का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का नाम होता है पैरेललोपाइड। तो ट्रिपल प्रोडक्ट एक्चुअली क्या होता है, ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड होता है। और उस पैरेललोपाइड का ये जो तीनों वेक्टर है A B और C, ये इसके एडजेसेंट साइड्स है। मतलब एक ये साइड हो गया, दूसरा ये साइड हो गया, तीसरा ये साइड। तो उसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पे
देखा कि भाई A डॉट B क्रॉस C इसका वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड है, और अगर वॉल्यूम 0 है मतलब ये तीनों पॉइंट क्या है, एक ही प्लेन में लाई करेंगे, तीनों वेक्टर A B C को प्लेनर हो। उसका ऑपोजिट भी ट्रू है कि अगर A B C को प्लेनर है तो इसका जो ट्रिपल प्रोडक्ट का वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वेक्टर्स का वो 0 होता है। साइक्लिक ऑर्डर में अगर लिखेंगे तो A डॉट B क्रॉस C सेम है B डॉट C क्रॉस A के बराबर इज इक्वल टू C डॉट A क्रॉस B। ऑर्डर सेम रहना चाहिए। और अगर A B C D 4 पॉइंट है तो को प्लेनर प्रूफ करना है तो A और B को मिला के एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर और तीसरा वेक्टर, ये तीनों वेक्टर को प्लेनर होने के लिए हम लोग डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल के 0 से इक्वेट करते हैं। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब ये क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फॉर्म्ड बाय वेक्टर्स। हमारे पास वेक्टर A B और C दे रखा है। हमें पता है, हमने अभी देखा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज इक्वल टू A डॉट B क्रॉस C। ठीक है, तो ये हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड देता है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकालने के लिए ये हम लोगों ने देखा भाई AX AY AZ BX BY और BZ, उसके बाद CX CY और CZ हो। सो दिस इज इक्वल टू 4 2 -2 -3 3 और 2 2 -3 और 3। अब इसको ओपन करते जाएंगे इज इक्वल टू, हमने देखा था ये यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेते हैं, ये नेगेटिव लेते हैं और पॉजिटिव लेते हैं। 4 टाइम्स हमारे पास जो इधर वेक्टर होगा 3 इंटू 3 -3 इंटू 2, सो ये हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू आई के जगह यहाँ पे 4 लिखेंगे, 3 इंटू 3 माइनस और -3 इंटू 2। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई, -2 इंटू 3 -3 इंटू 3 minus of 2 into 2 plus of -2 into -3 into -3 minus of 2 into 3. So this will be 4 times 9 plus 6 minus 2 times -9 minus 4 minus 13 minus of 2 times 9 minus 6. 15 into 4 is 60 plus 26 minus 6 which is equal to 80 units. So volume of the parallelopipe 80 units होगी। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। हम तुमको एक फाइल भेजेंगे जो होमवर्क के लिए, और उसके अलावा जो क्वेश्चन 2-3 बीच में मैंने छोड़े हैं सिमिलर टाइप के, वो भी तुम लोग को करना है। ठीक है? Yes, sir. ठीक है बच्चों, बाय एंड टेक केयर। Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.